Decode presented by KEI Wires and Cables. विकसित भारत का विकसित वायर. Co-powered by Mongia Steel, स्टील का बादशाह. पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक. In association with JK Smart Tire. Save fuel, stay safe. डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एवं कैप्सूल अब दर्द भी घुटने टेकेगा. मुल्तानी पश्मीना, अपने हक का खाओ, सब कुछ पचाओ. सभी पशुपालकों की पसंद, देश का नंबर 1 कपिला पशु आहार. सूर्या है तो भरोसा है. प्रकाश सूर्या स्टील ट्यूब्स एंड पाइप्स. नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीकोड में आपका स्वागत है। तो आइए आज की खबरों को आपके लिए डीकोड करते हैं। आज हम सबसे पहले आपको ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामनेई के अंतिम संस्कार की तैयारियां दिखाएंगे। ये इस सदी का सबसे बड़ा अंतिम संस्कार होगा जिसमें लगभग 2 करोड़ लोग और 45 देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। कुछ महीनों पहले जिस अली खामनेई के खिलाफ ईरान के हजारों लाखों लोग सड़कों पर उतरे हुए थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन्हें हटाना चाहते थे, आज ईरान के वही लोग अली खामनेई के लिए आंसू बहा रहे हैं। ऐसा लगता है कि अमेरिका ने अली खामनेई की हत्या करके ईरान के इस सबसे बड़े धर्मगुरु की सत्ता को और मजबूत कर दिया है। ईरान इस अंतिम यात्रा का आयोजन एक विजय परेड की तरह कर रहा है ताकि अमेरिका और पूरी दुनिया को वो ये दिखा सके कि खामनेई की मौत के बाद भी ईरान न तो हारा है और ना ही टूटा है। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई अपने पिता के इस शोक समारोह में शामिल नहीं हुए। आज हम उनकी इस गैर मौजूदगी को भी डिकोड करेंगे कि वो इस अंतिम संस्कार में भी शामिल क्यों नहीं होने वाले हैं। ऐसी ही खबरें वहां से आ रही हैं। राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी की घटना के बाद आज पहली बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस ने इस बारे में अपनी प्रतिक्रिया दी है। आरएसएस ने कहा है कि इस चोरी में शामिल लोगों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। आरएसएस ने यह भी कहा कि इस देश के करोड़ों हिंदुओं की आस्था को बनाए रखना बहुत जरूरी है और इसके लिए राम मंदिर के मैनेजमेंट में बड़े बदलावों की आवश्यकता है। इसके साथ ही आज आपको यह भी बताएंगे कि सरकार राम मंदिर के ट्रस्ट के कामकाज में हस्तक्षेप क्यों नहीं कर सकती। और आखिर में जापान पर हमारी विशेष सीरीज में हम आपको दिखाएंगे कि भारत और जापान के बीच कितनी गहरी सांस्कृतिक समानताएं हैं। भारत और जापान दोनों को ही सरस्वती पुत्र कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि भारत की तरह जापान में भी देवी सरस्वती, गणेश जी और इंद्र भगवान की पूजा की जाती है? तो आज हमारी ये सीरीज देखना ना भूलिए। लेकिन आज की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर यह है कि ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर 86 वर्ष के अयतुल्ला अली खामनेई के मारे जाने के लगभग 4 महीने के बाद अब उनके अंतिम संस्कार की तैयारियां आज से शुरू हो गई हैं। 28 फरवरी को अमेरिका के एक हमले में उनका निधन हो गया था। वो लगभग 36 वर्षों तक ईरान के सुप्रीम लीडर रहे। उनके निधन के बाद उनके बेटे मुज्तबा खामनेई ईरान के नए सुप्रीम लीडर बने और आज ईरान की राजधानी तेहरान की ग्रैंड मुसल्ला मस्जिद में अली खामनेई के साथ उनके परिवार के 5 सदस्यों के ताबूत भी अंतिम दर्शन के लिए रखे गए हैं। लगभग 4 महीने के बाद जब ईरान के लोगों ने पहली बार अली खामनेई का ताबूत देखा तो बहुत सारे लोग अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए, भावुक हो गए। ईरान में महिलाओं से लेकर पुरुषों तक हर किसी ने शोक मनाने के लिए काले रंग के कपड़े पहने हुए हैं और हर तरफ आपको शोक का माहौल दिखाई देगा। ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا
और 4 से 9 जुलाई तक ईरान में कई शोक समारोह होंगे, शोक सभाएं होंगी, जिनमें खामनेई को श्रद्धांजलि दी जाएगी और 9 जुलाई को अली खामनेई का अंतिम संस्कार किया जाएगा। सो जो अंतिम संस्कार है ये होगा 9 जुलाई को। ईरान का दावा है कि इस अंतिम संस्कार के समारोह में लगभग 2 करोड़ लोग शामिल होंगे, इसलिए इसे फ्यूनरल ऑफ द सेंचुरी यानी इस सदी का सबसे बड़ा अंतिम संस्कार कहा जा रहा है। इस समारोह में पूरी दुनिया के लगभग 45 देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। लगभग 14,000 पत्रकार इसकी कवरेज के लिए यहां पहुंच चुके हैं और इनमें से लगभग 900 विदेशी पत्रकार ईरान में होंगे। अब आपको ये दिखाते हैं कि इस शोक समारोह में एक साथ 5 ताबूत क्यों रखे गए। 28 फरवरी को अमेरिका के हमले में अली खामनेई सहित उनकी बड़ी बेटी, दामाद, 14 महीने की नातिन और उनके बेटे मुज्तबा खामनेई की पत्नी की भी मौत हो गई थी। युद्ध और हमलों की आशंका की वजह से लगभग 4 महीने तक इन सभी का अंतिम संस्कार नहीं हो सका। आज सबसे ऊपर जो ताबूत रखा हुआ है उस पर काले रंग की एक पगड़ी रखी हुई है और काले रंग की यह पगड़ी सिर्फ एक धार्मिक पहचान नहीं है, बल्कि शिया समुदाय में काली पगड़ी उन धर्म गुरुओं को मिलती है, उनकी पहचान होती है जिन्हें पैगंबर मोहम्मद का वंशज माना जाता है। और अली खामनेई हमेशा यही काली पगड़ी पहनते थे जिसे उनके ताबूत पर अब रखा गया है। लेकिन एक और बहुत चर्चा हो रही है ईरान में और वो चर्चा हो रही है इस छोटे ताबूत की। ये छोटा ताबूत अली खामनेई की सिर्फ 14 महीने की नातिन ज़हरा मोहम्मदी का है। इसके साथ इस छोटी सी बच्ची की एक तस्वीर भी लगी है। इस तस्वीर को देखकर लोग अपने आंसू रोक नहीं पा रहे हैं। कहते हैं सबसे छोटे ताबूत सबसे भारी होते हैं और ये छोटा ताबूत इस पूरे शोक समारोह की सबसे मार्मिक तस्वीर है। ईरान इस तस्वीर से पूरी दुनिया में अमेरिका और इजराइल को एक क्रूर देश साबित करना चाहता है, जिन्होंने अपने हमले में 14 महीने की इस मासूम बच्ची को भी नहीं छोड़ा। अब आप वो तस्वीर देखिए जब ईरान के आम लोगों ने पहली बार इस छोटे ताबूत को देखा जो अली खामनेई की बेटी है। तब भीड़ में मौजूद लगभग हर व्यक्ति इस छोटे ताबूत के पास पहुंचा और हर व्यक्ति इस छोटे से ताबूत को एक बार छूकर अपनी श्रद्धांजलि देना चाहता था। सभी लोग इसे एक बार जरूर छूना चाहते थे। खामनेई परिवार के 5 सदस्यों को अब एक साथ अंतिम विदाई दी जाएगी और इसीलिए इसे खामनेई परिवार का सामूहिक अंतिम संस्कार कहा जा रहा है। यह समारोह पूरे परिवार को एक साथ अंतिम विदाई देने का एक प्रतीक बन गया है। आज अली खामनेई के कई रिश्तेदार भी यहां पर पहुंचे, जिनमें मुज्तबा खामनेई के ससुर भी शामिल हैं। बहुत से लोगों को यह उम्मीद थी कि अली खामनेई के बेटे और ईरान के नए सुप्रीम लीडर 56 वर्ष के मुज्तबा खामनेई भी अपने पिता के इस शोक समारोह में, अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए ज़रूर पहुंचेंगे, लेकिन वो नहीं आए। हम आपको आगे बताएंगे कि मुज्तबा खामनेई अपने पिता के शोक समारोह में क्यों नहीं आए। इसके पीछे भी एक मिस्ट्री है, वो हम आपको बताएंगे। القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم
بهم إن الله مع الصابرين ولنبلونكم بشيء أراد صدق الله العلي العظيم. तो ये सारी आज की तस्वीरें हैं जब दुनिया भर से लोग अब पहुंच रहे हैं तेहरान अली खामनेई को श्रद्धांजलि देने के लिए। इसमें अभी जो लोग आ रहे हैं ये उनके परिवार के लोग हैं, उनके रिश्तेदार हैं और दूसरे देशों से जो प्रतिनिधि आ रहे हैं। सबसे पहले उन्हें इस शोक समारोह में शामिल किया जा रहा है। अब आपको एक दिन पहले की तस्वीर दिखाते हैं। तेहरान में पहली बार जब अली खामनेई का ताबूत लोगों के सामने लाया गया तो वहाँ हज़ारों लोगों की भीड़ थी। खामनेई की मौत के बाद ईरान की जनता के लिए ये पहला मौका था जब उन्होंने अपने सुप्रीम लीडर को देखा और वो इस समय का इंतज़ार पिछले 4 महीनों से कर रहे थे। सबको अली खामनेई की मौत की खबर तो थी, लेकिन उनका ताबूत किसी ने नहीं देखा था, उनका शव किसी ने नहीं देखा था। और अब 4 महीने के बाद वहाँ के लोगों को उनका शव और ताबूत देखने को मिला है। इस दौरान लोग तस्वीर ले रहे थे, कुछ लोग नारे लगा रहे थे, कुछ लोग रो रहे थे। तो अब आपको ये तस्वीरें दिखाते हैं। اصلا نمیشه باورم که دیگه نیستی بینمون قصه یکی دوتا که نیست تو رو گرفتن ازمون تو رو گرفتن ازمون। तो ईरान में ईरान की सड़कों पर चारों तरफ आजकल यही माहौल है। अब आपको तेहरान शहर की एक और तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ पर बड़ी संख्या में ईरान की महिलाओं ने अली खामनेई को श्रद्धांजलि दी। कई महिलाओं की आंखों से आंसू निकल रहे थे और वो खामनेई के लिए दुआ कर रही थी। आपने इससे पहले ईरान से ऐसी तस्वीरें शायद कभी नहीं देखी होंगी। आज ये तस्वीरें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी ज़रूर देखनी चाहिए, जो खामनेई को ईरान की सत्ता से हटाना चाहते थे। जब यह युद्ध शुरू हुआ तो उनका मकसद यही था कि यहाँ धर्म गुरुओं की जो सत्ता चल रही है, अली खामनेई की जो सत्ता चल रही है, इसे बदलना है। और कुछ महीने पहले तक ईरान की यही जनता अली खामनेई के खिलाफ सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रही थी। हजारों लाखों लोग सड़कों पर उतर रहे थे और वो चाहते थे कि सत्ता बदल जाए। अमेरिका सहित दुनिया भर के मीडिया ने आपको ये खबर दी, दुनिया भर का मीडिया कह रहा था कि ईरान की जनता अब अली खामनेई से परेशान हो चुकी है और वो किसी भी कीमत पर अली खामनेई को सत्ता से हटाना चाहती है। लेकिन अमेरिका ने ईरान पर यह हमला करके और अली खामनेई की हत्या करके ईरान के लोगों में खामनेई के प्रति पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा सहानुभूति पैदा कर दी है। समय का चक्र देखिए, जिस खामनेई के खिलाफ ईरान की सड़कों पर इसी साल जनवरी में हजारों लोग उतरे हुए थे, पूरे देश में लाखों लोग उतरे हुए थे, आज वही लोग खामनेई के लिए आंसू बहा रहे हैं। अब आपको तेहरान शहर की बाहर की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां इस समय हर सड़क, हर चौराहे पर अली खामनेई के बड़े बड़े पोस्टर्स और बैनर्स लगे हुए हैं, जिनमें उन्हें ईरान के नायक की तरह दिखाया गया है, ईरान के हीरो की तरह दिखाया गया है। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं
क्या आपको ये किसी हारे हुए देश की तस्वीरें लगती हैं? क्या इन तस्वीरों को देखकर आपको कहीं से भी ये लगता है कि ईरान खुद को युद्ध में हारा हुआ देश मान रहा है? ये सारी तस्वीरें जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ईरान ना हारा है, ना झुका है, ना टूटा है। तो तेहरान की हर दीवार पर अली खामनेई की तस्वीर लगी है, उनके समर्थन में नारे लिखे गए हैं। लेकिन एक नारा आपने और भी देखा होगा, एक बिल्डिंग की तस्वीर हम आपको दोबारा दिखाते हैं जिस पर लिखा है डाउन विद द यूएसए। हिंदी में इसका मतलब है अमेरिका मुर्दाबाद। ईरान में यह नारा लंबे समय से अमेरिका के विरोध का प्रतीक रहा है और अब युद्ध के बाद भी वहां अमेरिका के लिए ये नफरत और ज्यादा बढ़ चुकी है। इस बिल्डिंग पर ये जो नारा लिखा है, अब ये पढ़िए। खामनेई के शोक समारोह में आज भारत की तरफ से बिहार के राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और भारत के विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा शामिल हुए। इन्होंने तेहरान पहुंचकर अली खामनेई को श्रद्धांजलि दी। इनके अलावा भारत के अलग अलग धर्मों के धर्मगुरु और कई नेताओं जैसे जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद ने भी अली खामनेई को वहां जाकर श्रद्धांजलि दी है। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं। ये जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री हैं जो वहां पर श्रद्धांजलि देने के लिए गई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने भी अली खामनेई को आज अंतिम सम्मान दिया। ये लोग भी वहां पर आज नजर आए। तो इस समय आपने देखा शहबाज शरीफ और मुनीर दोनों ही बड़े दुखी नज़र आ रहे हैं। उनके चेहरे बड़े निराशा में डूबे हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन ईरान को ये भी समझना होगा कि जिस देश ने अली खामनेई की हत्या की, जो देश अली खामनेई की हत्या के लिए ज़िम्मेदार है, ये दोनों ही लोग उस देश के पक्के दोस्त हैं। अब आपको ये दिखाते हैं कि कैसे अली खामनेई को ईरान के साथ साथ इराक में भी श्रद्धांजलि दी जाएगी। 4 से 9 जुलाई तक तेहरान, कोम और मशहद शहरों में बड़े बड़े शोक समारोह होंगे।
दिलचस्प बात यह है कि 8 जुलाई को यह अंतिम यात्रा ईरान से इराक तक पहुंचेगी और इराक के नजफ और करबला शहर में अली खामनेई को श्रद्धांजलि दी जाएगी। नजफ और करबला शिया मुसलमानों के सबसे पवित्र धार्मिक शहर माने जाते हैं। नजफ में पैगंबर मोहम्मद साहब के चचेरे भाई और दामाद इमाम अली की दरगाह है, जिन्हें शिया मुसलमान अपना पहला इमाम मानते हैं। करबला में पैगंबर मोहम्मद साहब के नाती इमाम हुसैन की दरगाह है और इसी जगह पर इमाम हुसैन शहीद हुए थे। इसलिए करबला शिया मुसलमानों के लिए आस्था, त्याग और बलिदान का सबसे बड़ा प्रतीक है। इसके बाद अली खामनेई के पार्थिव शरीर को दोबारा से ईरान लाया जाएगा। मतलब पहले इराक ले जाएंगे, फिर वापस ईरान लाएंगे और फिर 9 जुलाई को अली खामनेई के पैतृक शहर मशहद में उन्हें दफनाया जाएगा। उनका अंतिम संस्कार वहां होगा। अब आपको यह दिखाते हैं कि अली खामनेई के परिवार के 5 लोगों के पार्थिव शरीर को 4 महीने तक कैसे सुरक्षित रखा गया। 28 फरवरी को अमेरिका के हमले में मौत के बाद उनके पार्थिव शरीरों को लगभग 4 महीने तक रेफ्रिजरेटेड कोल्ड स्टोरेज में सुरक्षित रखा गया। आमतौर पर इस्लाम धर्म में मौत के बाद किसी व्यक्ति का अंतिम संस्कार जल्द से जल्द करने की परंपरा है, लेकिन इस युद्ध की वजह से इसमें कई महीने लग गए। हालांकि शिया परंपरा में विशेष परिस्थितियों में पार्थिव शरीर को बिना किसी केमिकल के कोल्ड स्टोरेज में सुरक्षित रखने की अनुमति है। तो आप देखिए कि यह भी बड़ी बात है कि इन सभी लोगों के जो पार्थिव शरीर हैं, इन्हें 4 महीने तक कोल्ड स्टोरेज में रखा गया और अब जाकर इन्हें दफनाया जाएगा। इस विशाल आयोजन के लिए ईरान ने अपने इतिहास का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक नेटवर्क तैयार किया है। इसमें वहां के सरकारी कर्मचारी, यूनिवर्सिटी के शिक्षक, वहां के छात्र, कई मजदूर संगठनों के लोग, फायर फाइटर्स और ईरान की सेना सब मिलकर इस आयोजन में लगे हुए हैं। आखिर 2 करोड़ लोग वहां पर पहुंचेंगे। सोचिए कितना बड़ा आयोजन होगा। जिन शहरों से ये जनाजा निकलेगा वहां राष्ट्रीय अवकाश घोषित रहेगा, वहां पर छुट्टी रहेगी। लगभग 1 करोड़ की आबादी वाले तेहरान में अब तक का सबसे बड़ा ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान लागू किया गया है। इस दौरान प्राइवेट गाड़ियों पर पाबंदी लगा दी गई है और शहर में लगभग 700 नई पार्किंग बनाई गई है ताकि जो और गाड़ियां आएंगी कहां पार्क हो सके। ईरान में इस समय तापमान लगभग 35 डिग्री सेल्सियस है। गर्मी है इस समय और गर्मी से बचाव के लिए लगभग 6000 वाटर स्प्रिंकलर्स वहां पर लगाए गए हैं, जिनसे तापमान कुछ ठंडा रहे। ईरान के लोगों से अपील की गई है कि वो बाहर से आने वाले मेहमानों के ठहरने के लिए अपने घरों में उनके लिए खास व्यवस्था रखें। उन्हें अपने मेहमान समझकर अपने घरों में रुकने के लिए जगह दें। अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले लोगों के लिए 5 करोड़ रोटियां तैयार की जाएंगी। जिन ब्रेड समझ लीजिए या जो खास तरह की वहां रोटियां बनती हैं, 5 करोड़ रोटियां उनके खाने के लिए तैयार की जाएंगी। शिया परंपरा के मुताबिक जनाजे में जाने से पहले लोग कुछ खाकर जाते हैं, कुछ खाकर ही जनाजे में शामिल होना होता है। इसलिए तेहरान में ये ब्रेड्स तैयार करने के लिए 16 मोबाइल बेकरीज वहां पर तैनात रहेंगी। अंतिम संस्कार के दौरान तेहरान और ईरान के कई दूसरे शहरों का एयर स्पेस कुछ समय के लिए बंद कर दिया जाएगा। तो बहुत बड़ी स्तर पर यह तैयारियां चल रही हैं और जैसा कि ईरान दावा कर रहा है कि 2 करोड़ लोग उस दिन इस जनाजे में शामिल हो सकते हैं। इस पूरी शोक सभा में जो अब से लेकर 9 जुलाई तक चलेगी, इसमें शामिल हो सकते हैं 2 करोड़। एक बहुत बड़ी संख्या है। लेकिन इस समय एक ही सवाल पर सबसे बड़ा सस्पेंस है कि आखिर ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई कहां हैं। उनकी जिंदगी का यह सबसे अहम दिन होगा जब वो अपने पिता और अपनी पत्नी की अंतिम यात्रा में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। इससे बड़ा दुख 56 वर्ष के इस व्यक्ति के लिए और क्या होगा कि ये अपने पिता की अंतिम यात्रा में जनाजे में शामिल ना हो सके, अपनी पत्नी के जनाजे में शामिल ना हो सके, अपने परिवार के 5 सदस्यों के जनाजे में शामिल ना हो सके। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उन पर हमले का एक बहुत बड़ा खतरा अब भी बना हुआ है। ईरान को डर है कि इस मौके का फायदा उठाकर इजराइल मुज्तबा खामनेई पर कभी भी हमला कर सकता है और इसी वजह से पिछले 4 महीनों में मुज्तबा खामनेई ने किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिया है, ऐसा ईरान का कहना है। और आपने देखा होगा जब से अली खामनेई की मृत्यु हुई है
उसके बाद से मुज्तबा खामनेई किसी को दिखाई नहीं दिए, किसी ने उनका कोई वीडियो नहीं देखा, कोई तस्वीर नहीं देखी, और वो कोई बयान भी जारी करते हैं तो लिखित बयान जारी करते हैं। लेकिन एक और थ्योरी ये भी चल रही है कि मुज्तबा खामनेई 28 फरवरी को अमेरिका के हमले में बुरी तरह से घायल हो गए थे और इस समय उनका इलाज चल रहा है और शायद वो अब इस अंतिम संस्कार में हिस्सा लेने की हालत में हैं भी नहीं। यानी वो इतने गंभीर रूप से घायल हुए हैं कि वो कहीं आने जाने की स्थिति में इस समय है नहीं, और शायद उनकी स्थिति इतनी खराब होगी, वो इस प्रकार से घायल हो चुके होंगे कि वो अपने लोगों को इस स्थिति में उनके सामने आकर उनका मनोबल नहीं तोड़ना चाहेंगे। हालांकि ईरान ने इसकी कोई पुष्टि नहीं की है, क्योंकि मुझे याद है जब यह हमला हुआ था तब अमेरिका ने यह जरूर दावा किया था कि इस हमले में अली खामनेई तो मारे गए, लेकिन उनके पुत्र जो हैं मुज्तबा खामनेई वो भी बहुत बुरी तरीके से जख्मी हुए हैं और वो इस हालत में नहीं है कि वो कहीं भी आ जा सकें या कैमरे पर भी अपनी तस्वीर खिंचवा सकें। मुज्तबा इस समय कहां है, इसका जवाब किसी के पास नहीं। ईरान ने आधिकारिक तौर पर एक बार भी इसके बारे में कोई जानकारी किसी को नहीं दी है कि मुज्तबा खामनेई कहां है, लेकिन कहा यही जा रहा है कि वो अपने पिता के भी अंतिम संस्कार में नहीं आएंगे। अब आपको ये बताते हैं कि इस विशाल अंतिम संस्कार समारोह का पूरी दुनिया के लिए संदेश क्या है। यह अंतिम संस्कार सिर्फ एक धार्मिक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा राजनीतिक आयोजन है। ईरान की सरकार चाहती है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल हों ताकि दुनिया को ये दिखाया जा सके कि जनता अब भी ईरान की इस्लामिक सरकार के साथ खड़ी है। ईरान की जनता आज एक हो चुकी है और वो वहाँ की सरकार के साथ है। यह अंतिम संस्कार एक तरह का विजय जुलूस है ताकि समर्थकों को यह संदेश दिया जा सके कि खामनेई मौत के बाद भी हारे नहीं। खामनेई शिया मुसलमानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक नेता भी माने जाते हैं। ईरान की सरकार पूरी दुनिया के सामने अपनी ये ताकत दिखाने की कोशिश कर रही है, और उनकी ताकत क्या है? उनकी ताकत है ईरान के ये लोग, ईरान के लोगों की भावनाएं, उनकी ताकत है ईरान के लोगों की आंखों में ये आंसू। जो लोग यहां पर करोड़ों की संख्या में पहुंचना चाहते हैं उनके लिए मुफ्त बस की सुविधा की गई है, ट्रेन की सुविधा की गई है, सस्ते होटल्स उन्हें मुहैया कराए जाएंगे, खाने और रहने की व्यवस्था सरकार वहां कर रही है। और ये जुलूस इस बात का भी संकेत है कि भीड़ जुटाने के लिए इस सरकार ने पूरी तैयारी की है। इस समय वहां की सरकार चाहती है कि करोड़ों की संख्या में वहां पर लोग पहुंचे, और इसीलिए लोगों के लिए, आम जनता के लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। बस चलाई जा रही हैं, ट्रेन चलाई जा रही हैं, उनके रुकने का इंतजाम किया जा रहा है, उनके खाने पीने का इंतजाम किया जा रहा है, क्योंकि सरकार चाहती है कि पूरे देश से, हर कोने कोने से, हर गांव से, हर शहर से लोग इस अंतिम संस्कार में शामिल हों। जब ये तस्वीर पूरी दुनिया देखेगी, जब ये तस्वीर अमेरिका देखेगा, तो दुनिया को ये संदेश जाएगा कि देखिए ईरान हारा नहीं है। ईरान के शासन की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत है शहादत। अमेरिका के हमले में अली खामनेई की मौत को ईरान शिया परंपरा में कुर्बानी के प्रतीक के तौर पर पेश कर रहा है। ये वहां की सबसे बड़ी शहादत मानी जा रही है। यह शोक समारोह मुज्तबा खामनेई के नेतृत्व को और मजबूत करेगा। अमेरिका के हमले में घायल होने के बाद से वो किसी के सामने आए नहीं अभी तक, लेकिन यह समारोह नए सुप्रीम लीडर के तौर पर उनकी लोकप्रियता को और बढ़ाएगा, सत्ता पर उनकी पकड़ को और बढ़ाएगा। इस भव्य आयोजन के पीछे सरकार की एक चुनौती जनता का घटता भरोसा भी है। लंबे समय से लगे सैंक्शंस, खराब अर्थव्यवस्था की वजह से युवा पीढ़ी का सरकार पर पहले जैसा विश्वास नहीं रहा था। युद्ध से पहले यही दिखाई दे रहा था, और युद्ध से पहले वहां के युवा इस सरकार से नाराज थे, इसीलिए तो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। वर्ष 1989 और आज के माहौल में एक बहुत बड़ा फर्क है। वर्ष 1989 में ईरान के पहले सुप्रीम लीडर रूहुल्लाह खुमैनी के अंतिम संस्कार में लाखों लोगों की भीड़ शामिल हुई थी, लेकिन आज का माहौल पहले के मुकाबले शांत है। यानी सरकार और समाज के बीच भावनात्मक संबंध जो है वो अब अलग है। ईरान आज भी दो हिस्सों में बटा हुआ है। सरकार के समर्थक खामनेई को शहीद मान रहे हैं, जबकि उनकी मौत की खबर आने पर ईरान में कुछ जगहों पर उस समय जश्न मनाने की तस्वीरें और खबरें भी आई थी। इस समय कड़ी सुरक्षा व्यवस्था ईरान की चिंता भी दिखाती है। ईरान की बसीज मिलिशिया की तैनाती, एयर स्पेस को बंद कर देना और नए हमलों की आशंका को लेकर जो उन्होंने चेतावनी दी है, यहाँ तक कि उनके सुप्रीम लीडर भी इस वजह से शामिल नहीं हो रहे हैं समारोह में।
वो ये बताती है कि वहाँ की सरकार बाहरी हमले के साथ साथ आंतरिक सुरक्षा को लेकर भी बहुत अलर्ट है। अंदर भी कुछ भी हो सकता है। ये अंतिम संस्कार दुनिया के लिए एक राजनीतिक संदेश है। इराक में होने वाले शोक समारोह के जरिए ईरान ये दिखाना चाहता है कि शिया मुसलमानों की जो दुनिया है, जितने भी दुनिया में शिया मुसलमान हैं, उन पर ईरान का प्रभाव, अली खामनेई और उनके परिवार का प्रभाव अब भी पहले की तरह कायम है। आज भी वो शिया मुसलमानों के सबसे बड़े नेता हैं। विदेशी नेताओं की मौजूदगी भी ईरान के लिए बहुत अहम है। रशिया, भारत और चीन जैसे देशों के प्रतिनिधि ईरान पहुंच चुके हैं और ईरान ये दिखा रहा है सबको कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरी तरह से अलग थलग आज भी नहीं है। आज भी कम से कम 45 देशों के लोग उनके साथ हैं। आज भी 45 देशों के जो प्रतिनिधि हैं वो वहां पहुंच रहे हैं, ऐसा ईरान कह रहा है। ईरान ये साबित करना चाहता है कि सबसे बड़े झटके के बाद भी, इस इतने बड़े युद्ध के बाद भी वो कमजोर नहीं हुआ और जो इस्लामिक देश हैं और दुनिया का जो इस्लाम मानने वाले जो लोग हैं वो पहले की तरह अब भी मजबूत और संगठित हैं। लेकिन ईरान की असली परीक्षा अंतिम संस्कार के बाद शुरू होगी, क्योंकि अंतिम यात्रा में इस भीड़ से ईरान की आर्थिक मुश्किलें, जनता की नाराजगी, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध और अमेरिका के साथ तनाव जैसी समस्याएं खत्म नहीं होंगी। ये समारोह कुछ समय के लिए ईरान की सरकार को एक राजनीतिक बढ़त जरूर दिलाएगा, लेकिन लंबे समय की स्थिरता की गारंटी अब भी नहीं है। अब आपको अली खामनेई के अंतिम संस्कार से अमेरिकी कनेक्शन के बारे में बताते हैं। कल 4 जुलाई है और कल से अली खामनेई के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम शुरू हो रहा है और कल ही अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस भी है और इस बार अमेरिका की आज़ादी के 250 वर्ष पूरे हो रहे हैं और इस मौके पर अमेरिका बहुत बड़े जश्न की तैयारी कर रहा है। कहा जा रहा है कि ईरान ने जानबूझकर 4 जुलाई का ही दिन चुना है ताकि अमेरिका को उसकी आज़ादी के दिन ईरान अपनी ये ताकत दिखा सके। ईरान ने इस समय दुनिया को जो दिखाने की कोशिश की है, ईरान ये बताना चाहता है कि अली खामनेई कितने बहादुर नेता थे और वो अमेरिका जैसी शक्ति के सामने भी झुके नहीं, उन्होंने समझौता नहीं किया और कितनी बहादुरी से वो लड़े और उन्होंने अपनी शहादत दे दी। जैसा मैंने आपको कहा कि ये इस सदी का सबसे बड़ा अंतिम संस्कार है, लेकिन क्या आप जानते हैं इससे पहले दुनिया में कौन कौन से बड़े अंतिम संस्कार या अंतिम यात्राएं हुई हैं? तो आज आपको दिखाते हैं दुनिया की 5 सबसे बड़ी अंतिम यात्रा कौन सी थी। तो वर्ष 1969 में भारत के चेन्नई में तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री CN अन्नादुरई की अंतिम यात्रा में लगभग 1.5 करोड़ लोग शामिल हुए थे। तब चेन्नई को मद्रास कहा जाता था। अन्नादुरई अन्ना के नाम से लोकप्रिय थे और वो DMK के संस्थापक नेताओं में से एक थे। वर्ष 1967 में DMK तमिलनाडु में पहली बार सत्ता में आई थी और तब वो DMK के पहले मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन देखिए 1969 में 1.5 करोड़ लोग उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए थे, ऐसा कहा जाता है। सोचिए 1969 की ये बात है, 1.5 करोड़ लोग मायने रखते हैं। इसी तरह से वर्ष 1989 में ईरान के पहले सुप्रीम लीडर रुहुल्लाह खोमैनी की अंतिम यात्रा में लगभग 1 करोड़ लोग तब शामिल हुए थे। अब ईरान के दूसरे सुप्रीम लीडर अली खामनेई की अंतिम यात्रा में लगभग 2 करोड़ लोग शामिल होने की संभावना बताई जा रही है। लगभग 36 वर्षों में सुप्रीम लीडर के लिए ईरान में जो भीड़ है ये 1 करोड़ से बढ़कर 2 करोड़ हो गई, दुगनी हो गई। इसी तरह वर्ष 2020 में ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी की अंतिम यात्रा में लगभग 70 लाख लोग शामिल हुए थे। ईरान की मीडिया ने यह दावा किया था कि 70 लाख लोग आए हैं और उनकी मौत भी अमेरिका के हाथों ही हुई थी। अमेरिका ने ही उन पर हमला किया था जिसमें उनकी मौत हो गई थी। ये 2020 की तस्वीरें हैं। कासिम सुलेमानी की जो अंतिम यात्रा है ये भी देख लीजिए। इससे पहले वर्ष 1970 में इजिप्ट के राष्ट्रपति गमाल अब्देल नासिर की अंतिम यात्रा में लगभग 50 लाख लोग तब शामिल हुए थे और पोप जॉन पॉल की जो अंतिम यात्रा थी वेटिकन सिटी में, उसमें भी ऐसा कहा जाता है कि 40 लाख लोग तब इसमें शामिल हुए थे।
तो आज ईरान की एक बात माननी पड़ेगी जो पूरी दुनिया को देखना चाहिए। अमेरिका दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है, वहाँ की सेना दुनिया की सबसे ताकतवर सेना है। अमेरिका के पास ना पैसे की कमी है, ना हथियारों की कमी है, ना सेना की कमी है, और इतने बड़े देश से इस ईरान ने टक्कर ले ली। और ईरान के जो नेता थे, सुप्रीम लीडर अली खामनेई, वो झुके नहीं, समझौता नहीं किया और आखिर में उन्होंने अपनी शहादत दे दी। और ईरान में शहादत को बहुत बड़ा माना जाता है। तो कितनी बहादुरी से ईरान के लोग, ईरान के नेता इस युद्ध में लड़े हैं। ईरान का नेतृत्व जो है वो कैसे आखिर तक इस युद्ध में बना रहा, जमा रहा, आखिर तक भी उन्होंने समझौता करने से इनकार कर दिया। ये इसमें सीखने की बात है। और आज जो तस्वीरें हम देख रहे हैं तेहरान से, मुझे लगता है दुनिया का हर नेता ये सपना देखेगा, ये चाहेगा कि जब वो आखिरी बार इस दुनिया को अलविदा कहे तो उसकी अंतिम यात्रा भी ऐसी ही होनी चाहिए जैसी अली खामनेई की हुई है। 2 करोड़ लोग जिसमें शामिल हो रहे हैं। तो ये तो ईरान की बात हो गई। अब हम अपने देश की बात करते हैं। हमारे देश में सबसे बड़ी खबर है राम मंदिर के चढ़ावे के बारे में। और जब से राम मंदिर में चोरी हुई है, उस घटना के बाद से आज पहली बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस ने इस बारे में अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है। आरएसएस ने कहा है कि इसके दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और आरएसएस ने चढ़ावा चोरी पर गहरा दुख जताया है और यह भी कहा है कि इससे राम भक्तों की भावनाओं को आघात पहुंचा है। संघ का मानना है कि करोड़ों राम भक्तों का भरोसा बनाए रखने के लिए यह जरूरी है कि राम मंदिर की सभी कमियों को दूर किया जाए। आरएसएस ने हिंदू समाज से यह अपील की है कि इस घटना के बहाने हिंदू समाज को बदनाम करने की कोशिशें की जा रही हैं, इसलिए ऐसी ताकतों को किसी भी हाल में कामयाब न होने दें। अयोध्या में श्री रामलला मंदिर में रखे हुए दान पात्रों में जमा राशि की चोरी की दुर्भाग्यपूर्ण घटना से समूचे समाज और राम भक्तों को भावना एवं श्रद्धा को आघात पहुंचा है तथा इस घटना से हम सभी आहत हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के आग्रहपूर्वक निवेदन पर उत्तर प्रदेश सरकार ने विशेष जांच दल का गठन कर उसकी अनुशंसा पर कानूनी प्रक्रिया प्रारंभ की है। जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उन्हें कठोर दंड हो, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है। इस घोर निंदनीय घटना को असाधारण मानकर गंभीरता से व्यवस्था एवं संचालन की सभी कमियों को दूर करने हेतु परिणामकारक कदम उठाए ताकि अयोध्या मंदिर पर करोड़ों राम भक्तों की आस्था व श्रद्धा अखंड एवं अटूट बनी रहे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संपूर्ण हिंदू समाज से भी आह्वान करता है कि इस कठिन क्षण में वह आवश्यक धैर्य और संयम का परिचय दें तथा इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का लाभ उठाकर हिंदू विरोधी, राष्ट्र विरोधी शक्तियों के हिंदू धर्म एवं समाज को बदनाम करने के षड्यंत्रों को विफल करे। जय श्री राम। राम मंदिर में जो चोरी हुई, इसके 25 दिनों के बाद आज आरएसएस ने अपना पहला बयान दिया है। 25 दिन तक आरएसएस ने इंतजार किया। इस चोरी के बाद आरएसएस को इस बात का एहसास हुआ कि इस खबर पर एजेंडा चलाकर 100 करोड़ हिंदुओं को लगातार भटकाया जा रहा है और भड़काया जा रहा है। इसके बहाने हमारे देश की विपक्षी पार्टियां हिंदुओं को भटकाने में लगी हैं, एक प्रकार से हिंदुओं का मजाक उड़ाने में लगी हैं और हिंदू विरोधी ताकतें सनातन धर्म को बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं, इसे कमज़ोर करने की कोशिश कर रही हैं। इसमें कोई शक नहीं, ये 100 करोड़ हिंदुओं के लिए ये एक मुश्किल घड़ी है। आरएसएस हिंदुओं की सबसे बड़ी संस्था है और राम मंदिर आंदोलन से लेकर राम मंदिर के निर्माण तक उसकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। आरएसएस इस बात को समझता है कि राम मंदिर में चोरी के बाद हिंदू समाज एक गहरी पीड़ा से गुजर रहा है, इसलिए इस विषय पर हिंदुओं के साथ खुला संवाद करना अब बहुत ज़रूरी हो गया था, क्योंकि इस समय हिंदू समाज की एकजुटता बेहद ज़रूरी है। और जैसा मैंने आपको कहा कि इस समय आरएसएस का जो संदेश है देश के 100 करोड़ हिंदुओं के लिए, उनके परिवारों के लिए, वो यही है कि मनोबल
और आस्था हिंदुओं का टूटना नहीं चाहिए। बहुत सारी ऐसी ताकतें हैं जो इस समय करोड़ों हिंदुओं के मनोबल को तोड़ेंगी, जो उनकी आस्था को कमज़ोर करने की कोशिश करेंगी, उन्हें भड़काने की कोशिश करेंगी, उन्हें भटकाने की कोशिश करेंगी। और ये कोशिशें लगातार तेज होती जा रही थी। ऐसे समय में देश के करोड़ों हिंदुओं के साथ एक संवाद बहुत आवश्यक है और देश के जो हिंदू हैं वो आरएसएस की बात सुनते हैं, उस पर चलते हैं, अमल करते हैं। और यही कारण है कि 25 दिन तक आरएसएस ने इंतजार किया, लेकिन आज संघ ने पहली बार अपनी प्रतिक्रिया इस बारे में दी है। अब आपको दो बड़े अपडेट इस मामले में बताते हैं। पहला, 8 आरोपियों में से एक आरोपी अविनाश शुक्ला को उत्तर प्रदेश पुलिस अयोध्या में उसी स्थान पर ले गई जहां आरोपियों ने चढ़ावा चोरी के पैसे का बंटवारा किया था, जहां यह पैसा बंटता था। पुलिस ने उसी स्थान से छिपाकर रखी गई कुछ कीमती वस्तुएं भी बरामद की हैं और हो सकता है ये सारी चीजें वो होंगी जो चढ़ावे में आई होंगी। अविनाश शुक्ला के पास से चढ़ावा चोरी की सबसे ज्यादा रकम लगभग 20 लाख रुपए बरामद हुए थे। पुलिस इस आरोपी को अयोध्या में एक योग केंद्र भी लेकर गई जहां वो अपने भाई के साथ रहता था। दूसरा अपडेट ये कि एसआईटी ने आज फिर से राम मंदिर के परिसर में जाकर वहां पर जांच की है। अब इस चोरी के बाद सबसे ज्यादा चर्चा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की हो रही है। एक सवाल लगातार पूछा जा रहा है कि आखिर केंद्र सरकार या यूपी की सरकार इस ट्रस्ट पर कोई एक्शन या हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रही। अब आपको बताएंगे कि सरकार इस ट्रस्ट में हस्तक्षेप क्यों नहीं कर सकती। इसकी कहानी, ट्रस्ट की कहानी शुरुआत राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुई। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मामले में अपना अंतिम फैसला सुनाया। 5 फरवरी 2020 को भारत सरकार ने इस ट्रस्ट की स्थापना की। ट्रस्ट में कुल मिलाकर 15 ट्रस्टी हैं। महंत नृत्य गोपाल दास इसके अध्यक्ष हैं और इसके महासचिव हैं चंपत राय थे, मतलब अब उन्होंने शायद इस्तीफा दे दिया है। मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा भी इसके सदस्य हैं। इस ट्रस्ट में अयोध्या के जिलाधिकारी, केंद्र सरकार और यूपी सरकार के एक प्रतिनिधि भी हैं। नियमों के मुताबिक ट्रस्ट में एक सदस्य अनुसूचित जाति समुदाय से भी होगा। ये पूरा ट्रस्ट जो है ये आपके सामने है और इस ट्रस्ट में देखिए श्री नृपेंद्र मिश्र भी हैं, संजय प्रसाद आईएएस भी हैं, प्रशांत लोखंडे आईएएस हैं और भी कई सरकारी अधिकारी इस ट्रस्ट में शामिल हैं। राम मंदिर ट्रस्ट को लेकर केंद्र सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार के बहुत ही सीमित अधिकार हैं क्योंकि ये ट्रस्ट एक ऑटोनोमस यानी स्वायत्त संस्था है। वर्ष 2021 में मंदिर ट्रस्ट पर एक आरटीआई फाइल की गई थी जिस पर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने पिछले साल ये जानकारी दी कि ये ट्रस्ट आरटीआई के दायरे में नहीं आता क्योंकि सरकार इस ट्रस्ट को ना तो पैसा देती है ना ही ट्रस्ट के कामकाज और उसके फैसलों में कोई दखल देती है। ट्रस्ट के सदस्यों के पास ही नए ट्रस्टी चुनने और आंतरिक फैसले लेने का पूरा अधिकार होता है। जब किसी ट्रस्टी की मृत्यु हो जाती है तो नए सदस्य को भी ये ट्रस्ट ही चुनता है। जैसे एक ट्रस्टी कामेश्वर चौपाल के निधन के बाद श्री कृष्ण मोहन को चुना गया और अभी इस ट्रस्ट में 14 सदस्य हैं क्योंकि पिछले साल विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र की मृत्यु हो गई थी और उसके बाद ट्रस्ट ने किसी और को अभी नहीं चुना है। चंपत राय ने महासचिव और डॉक्टर अनिल मिश्रा ने ट्रस्टी के पद से इस्तीफा तो दे दिया, लेकिन खास बात यह है कि चंपत राय महासचिव का पद छोड़ने के बाद भी ट्रस्टी बने रह सकते हैं क्योंकि किसी ट्रस्टी को हटाने का फैसला ट्रस्ट के नियमों के तहत ही होगा और यह अधिकार भी सिर्फ ट्रस्ट के बोर्ड के पास है। किसी ट्रस्टी को हटाने की प्रक्रिया से जुड़ी कोई भी सार्वजनिक जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है। अब सभी की नज़र 6 जुलाई को होने वाली ट्रस्ट की बैठक पर है और चढ़ावा चोरी का मामला सामने आने के बाद ये इस ट्रस्ट की पहली बैठक होगी और इसी में चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफों पर विचार किया जाएगा। वोटिंग के नियम को लेकर ऐसा कहा जा रहा है कि 10 में से कम 6 लोगों की सहमति होना जरूरी है, जबकि राज्य सरकार और केंद्र सरकार की ओर से नियुक्त सदस्यों को वोटिंग का अधिकार है ही नहीं। चढ़ावे की काउंटिंग प्रक्रिया में बदलाव और ट्रस्ट में नए सदस्यों को शामिल करने पर इस ट्रस्ट की बैठक में चर्चा होगी। और अब जापान पर हमारी विशेष सीरीज में हम आपको आज दिखाएंगे कि भारत और जापान के बीच कितनी गहरी सांस्कृतिक समानताएं हैं। 3 दिनों की भारत की यात्रा पूरी करने के बाद जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची आज टोक्यो लौट गई। उनकी इस यात्रा को भाई बहन और नमस्ते वाली डिप्लोमेसी के लिए याद किया जाएगा। कल प्रधानमंत्री मोदी ने
जापान के प्रधानमंत्री को अपनी छोटी बहन कहा था, तो आज जापान सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री मोदी और तकाइची की एक दूसरे को नमस्ते करने वाली तस्वीरें शेयर की हैं। इस पोस्ट में लिखा है कि हाथ जोड़ने की इस मुद्रा को अंजलि मुद्रा कहा जाता है और ये सम्मान और आदर व्यक्त करने का एक पारंपरिक तरीका है। अब भाई बहन और नमस्ते वाली ये डिप्लोमेसी भारत की संस्कृति को दिखाती है। इसलिए आज आपको भारत और जापान के सांस्कृतिक रिश्तों में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का इतिहास हम बताएंगे। कल हमने आपको भारत और जापान के रिश्तों में आर्थिक राष्ट्रवाद की कहानी बताई थी, लेकिन दो देशों के बीच रिश्ते सिर्फ पैसे से नहीं बनते, बल्कि संस्कृति से बनते हैं, विचारों से बनते हैं और सभ्यता से बनते हैं। दुनिया में ऐसे बहुत कम देश हैं जिनके बीच व्यापार से पहले संस्कृति का रिश्ता बना, और भारत और जापान उनमें शामिल हैं। यही कारण है कि कुछ विद्वान भारत और जापान को सन्स ऑफ सरस्वती, यानी इन दोनों देशों को सरस्वती पुत्र कहते हैं। आप में से कई लोगों ने इसके बारे में नहीं सुना होगा, लेकिन यह कहानी बड़ी दिलचस्प है, ध्यान से सुनिए। भारत और जापान का रिश्ता आज का नहीं, बल्कि लगभग 1400 से 1500 वर्ष पुराना है, और इसकी सबसे मजबूत कड़ी है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म जिसका भारत में जन्म हुआ, 6ठी शताब्दी में चीन और कोरिया के रास्ते होता हुआ ये जापान पहुंचा। भगवान बुद्ध की शिक्षाएं जापान पहुंची। जापान ने बौद्ध धर्म को सिर्फ स्वीकार ही नहीं किया, बल्कि उसे अपनी संस्कृति और जीवन में ढाल भी लिया। और यही वजह है कि आज भी जापान के करोड़ों लोग भारत को केवल एक देश नहीं, बल्कि बुद्ध की पवित्र भूमि के रूप में देखते हैं। जापान से हर साल लगभग 2 लाख लोग भारत घूमने आते हैं, जिनमें से काफ़ी संख्या में लोग बोध गया और सारनाथ जैसे बुद्ध के जीवन से जुड़े स्थानों पर जाते हैं। उनके लिए ये सिर्फ टूरिज्म नहीं, बल्कि अपनी आध्यात्मिक जड़ों से जुड़ने का एक तरीका है। दोनों देशों के सांस्कृतिक रिश्तों की सबसे रोचक और कम चर्चित कहानी मां सरस्वती से जुड़ी है। जापान में देवी सरस्वती को बेंजेतेन कहा जाता है। बेंजेतेन, उन्हें ज्ञान, संगीत, कला और बुद्धि की देवी माना जाता है, और आज भी जापान के कई मंदिरों में उनकी पूजा होती है। और यही कारण है कि कुछ इतिहासकार भारत और जापान को सरस्वती पुत्र कहते हैं। मां सरस्वती के अलावा जापान में कई और हिंदू देवी देवताओं की अलग नामों से पूजा की जाती है। जैसे भगवान गणेश की कांगीतेन नाम से पूजा होती है, और देवराज इंद्र की ताइशा कुतेन के रूप में पूजा की जाती है। दोनों देशों में इन देवताओं के नाम अलग अलग जरूर हैं, लेकिन इनमें समानताएं भी हैं। जरा सोचिए, दुनिया में कितनी ऐसी सभ्यताएं हैं जिन्होंने दूसरे देश के देवी देवताओं को अपने सांस्कृतिक जीवन में अपना लिया। ये दुनिया के इतिहास में शायद सबसे अनोखे सांस्कृतिक रिश्तों में से एक है, जहां एक देश की धार्मिक और सांस्कृतिक विचारधारा दूसरे देश की भी एक पहचान बन गई। बौद्ध धर्म और हिंदू देवी देवताओं के अलावा भारत और जापान के बीच सिद्धम लिपि को लेकर भी एक अटूट रिश्ता है, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। यह संस्कृत लिखने की एक प्राचीन भारतीय लिपि है, जिसका विकास लगभग 6ठी से 8वीं शताब्दी के बीच भारत में हुआ। आज ये लिपि भारत में लगभग खत्म हो चुकी है। भारतीय बौद्ध विद्वान संस्कृत के ग्रंथ को लेकर चीन गए थे, और फिर चीन से जापान के विद्वान इस ग्रंथ को लेकर जापान चले गए, और इस तरह से संस्कृत और सिद्धम लिपि जापान पहुंची। जापान के कई पुराने बौद्धिक मंदिरों में आज भी संस्कृत के पवित्र अक्षर इसी सिद्धम लिपि में लिखे हुए मिलते हैं, और इन अक्षरों को बौद्ध धर्म में बहुत पवित्र माना जाता है। और सबसे दिलचस्प बात यह कि भारत में शायद ही कोई व्यक्ति सिद्धम लिपि पढ़ पाता हो, लेकिन जापान में अनेक बौद्ध मठों में आज भी भिक्षु सिद्धम लिपि सीखते हैं, और वो संस्कृत मंत्र इसी लिपि में लिखते हैं। यानी भारत में जिस लिपि का जन्म हुआ, वो जापान की धार्मिक विरासत बन गई। क्या इससे बड़ा सम्मान किसी सभ्यता को मिल सकता है? और ये जानकारी बताती है कि भारत कैसे एक समय में वाकई में विश्व गुरु हुआ करता था। लेकिन अब भारत और जापान की इस दोस्ती पर चीन बड़ा परेशान है। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दो देशों के बीच सहयोग किसी तीसरे देश को निशाना बनाने या उसके हितों को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं होना चाहिए। जापान और भारत ने दोस्ती के एक नए अध्याय की शुरुआत की है। भारत और जापान ने अपने संयुक्त बयान में दक्षिण और पूर्वी चीन सागर की स्थिति पर गंभीर चिंता जताते हुए समुद्री मार्गों की स्वतंत्रता रोकने या ताकत के दम पर हालात बदलने की कोशिश का विरोध किया है। और इसीलिए चीन नाराज हो रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि भारत और जापान के ऐसे बयान और उनकी बढ़ती दोस्ती चीन को घेरने की रणनीति का ही एक हिस्सा है।
अब एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि कैसे यूक्रेन युद्ध के बाद वहां के पक्षी अब तिनकों से अपना घोंसला नहीं बना रहे, बल्कि वहां डेटा केबल से वो अपना घोंसला बना रहे हैं। विकसित भारत का विकसित भारत। अपने घर का सपना अब और भी आसान। पीएनबी होम लोन के साथ पाएं आकर्षक ब्याज दर सिर्फ 7.20% से शुरू। ईएमआई सिर्फ 679 प्रति लाख से और प्रोसेसिंग फीस बिल्कुल निल। तो इंतजार कैसा? अपने सपनों को दीजिए अपना पता। पंजाब नेशनल बैंक, द नेम यू कैन बैंक अपॉन। जब हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से, देश का टायर जेके टायर। PIMR Indore joins India's elite universities, bringing global top 20 standards at a 32 years academic legacy. Learn to lead, high quality education in management, commerce and law. ये कड़े इम्तिहानों से नहीं डरता, इसे सालों का तजुर्बा है। इसलिए मैं भी सूर्या पाइप्स का फैन हूँ। देश की तरक्की के सच्चे साथी। सूर्या है तो भरोसा है। टेबल के ऊपर से जब भी खाता है दबा के खाता है, क्योंकि ये भाई साहब सब पचा देते। पर दिक्कत तो उन्हें आती है जो टेबल के नीचे से खाता। मुल्तानी पश्मीना, अपने हक का खाओ, सब कुछ पचाओ। विकसित भारत का विकसित भारत। हम और आप बचपन से सुनते आए हैं कि पक्षी तिनका जोड़कर अपना घोंसला बनाते हैं, लेकिन अब आज के पक्षी तिनकों की बजाय फाइबर ऑप्टिक केबल से अपना घोंसला बना रहे हैं। यूक्रेन में पतले पतले तारों से बने पक्षियों के 2 घोंसले मिले हैं। सबसे पहले आप इस खास तरह के घोंसले की ये पूरी तस्वीर देखिए, जिसमें आपको तिनके नहीं बल्कि केबल दिखाई देंगे। पहली बार देखने में यह सामान्य सा घोंसला लगता है, लेकिन पक्षियों ने इसे तिनकों से नहीं बल्कि फाइबर ऑप्टिक केबल से बनाया है, और इस तार का इस्तेमाल ड्रोन्स में किया जाता है, ड्रोन्स को ऑपरेट करने में किया जाता है। यूक्रेन और रशिया दोनों ही अपने ड्रोन्स को ऑपरेट करने के लिए इसी फाइबर ऑप्टिक केबल का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए ये लंबी लंबी केबल्स, ये तारें वहाँ के पेड़ पौधे, खेत और घरों की छतों पर ऐसे ही बेकार पड़ी रह जाती हैं। अब पक्षियों ने इन्हीं तारों को उठाकर अपने घोंसले बनाने शुरू कर दिए हैं। उन्हें लगता है कि यही तिनके हैं। चिड़ियों के 2 घोंसलों में से एक को यूक्रेन की राजधानी कीव के वॉर म्यूजियम में रखा जाएगा, जबकि दूसरा नेदरलैंड्स भेजा जाएगा। वहां पर वैज्ञानिक डीएनए की मदद से ये पता लगाएंगे कि इस घोंसले को किस पक्षी ने बनाया है। ये तस्वीरें बताती हैं कि 4 साल से जारी रशिया और यूक्रेन युद्ध ने वहां के पक्षियों के व्यवहार को भी बदल दिया है, वहां के घोंसलों को बदल दिया है। अब वहां के घोंसलों में तिनकों का इस्तेमाल नहीं हो रहा। पक्षियों का व्यवहार देखिए कैसे बदल रहा है, और आज प्रकृति को भी युद्ध की ये कीमत चुकानी पड़ रही है। अब एक और छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद डिकोड जिंदगी में आपको दिखाएंगे आज का विचार। विकसित भारत का विकसित भारत। PIMR Indore joins India's elite universities, bringing global top 20 standards at a 32 years academic legacy. Learn to lead, high quality education in management, commerce and law. इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। हमारा डेजर्ट आ गया, पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना।
गर्ल्स क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। विकसित भारत का विकसित भारत। और अब जल्दी से डिकोड के आज के एपिसोड के कुल व्यूज आपको बताते हैं। आपकी स्क्रीन के बाईं तरफ जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है वो है इस समय 5.5 मिलियन, यानी 55 लाख व्यूज हमारे आज के इस एपिसोड के हैं। ये नंबर क्रोम डीएम की लाइव ट्रैकिंग से आता है, जो हमारे रियल टाइम डिजिटल व्यूज को आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश करता रहता है, और ये इस समय है 5.5 मिलियन। तो आज के लिए डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और वफादारी का असली इम्तिहान तब होता है जब आपके पास धोखा देने का पूरा मौका हो और कोई देखने वाला भी ना हो, और फिर भी आप ईमानदार रहें। नमस्कार।